दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी अमेरिका के एक ऐसे खूंखार हत्यारे से जुड़ी है जिसने सैकड़ों लोगों को बिना किसी वजह से मौत के घाट उतार दिया। गजब की बात तो ये थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था और इसके पीछे की वजह क्या थी। ये जानने में अमेरिका की बड़ी बड़ी सीक्रेट एजेंसीज के माथे के पसीने छूट गए। अब ये खूनी पकड़ा जाता है या फिर नहीं, इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। मूवी का नाम है टू कैच ए किलर। इसके डायरेक्टर हैं डेमियन सेफ्रॉन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत अमेरिका के लॉस एंजलिस से होती है, जहाँ पर लोग नए साल का जश्न मनाने में मशरूफ हैं। कोई डांस कर रहा है तो कोई जाम से जाम लड़ाकर नए साल की शुरुआत कर रहा था। पर इनमें एक शख्स ऐसा भी था जिसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। अचानक न जाने कहां से गोलियां चलने लगती हैं। हर तरफ लोग मारे जा रहे थे। शोर शराबे से भरा पूरा शहर मातम में बदल जाता है और पटाखे की आवाजों को गोलियों की आवाजें दबा देती हैं। चारों तरफ भगदड़ मच गई थी और जो लोग कुछ देर पहले एक दूसरे से घुल मिल रहे थे, सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसी दौरान हम इलेनोर को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो किसी मुजरिम को वहां पकड़ने के लिए पहुंची थी, क्योंकि वो किसी लड़की को छेड़ रहा था। ये उसका रोज का काम है। तभी उसे रेडियो से सिग्नल मिलता है कि शहर में बहुत से लोगों को एक साथ मारा गया है। सारा कामधाम छोड़कर इलेनोर सीधे घटना स्थल पर पहुंच जाती है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि सबकी मौत एक ही बिल्डिंग पर बैठकर की गई है। पर जब तक वो उस बिल्डिंग में जाती तभी उसमें एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिस पर इलेनोर अपने साथी पुलिस वाले को कहती है कि वो बाहर आने वाले हर शख्स की वीडियो बनाए, क्या पता इनमें से ही कोई कातिल हो, और खुद बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाती है। हर तरफ धुआं ही धुआं था, जिसकी वजह से उसकी सांसें घुटने लगी थी। तभी वहाँ FBI ऑफिसर लैक पहुँचते हैं और इलेनोर को ऑक्सीजन मास्क देते हैं। उनके साथ सीनियर ऑफिसर लेमार्क भी होते हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर उन हत्यारों को पकड़ना था। लेमार्क को अच्छे से मालूम था कि इस बिल्डिंग की 17वीं फ्लोर ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन हत्यारे ने यहाँ से जाने से पहले ही इसे बॉम्ब से स्वाहा कर दिया था, ताकि कोई भी सबूत उनके हाथ न लगे। अगले दिन ऑफिस में लेमार्क सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि कुछ ही घंटों में तुम लोगों को दर्जनों झूठे और सच्चे सबूत हाथ लगेंगे और तुम्हें बड़ी ही होशियारी से इनमें से किसी एक पर भरोसा करके तहकीकात शुरू करनी पड़ेगी। कातिल बाहर आजाद घूम रहा है, उसने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा। ये कोई आतंकवादी संगठन का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन अगर ये वो नहीं है तो यकीनन बहुत से संगठन उसे अपनी तरफ आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और ना ही ये कोई पागल सनकी है, क्योंकि अगर वो पागल होता तो इतनी चतुराई से सारे सबूत न मिटाता। इसलिए हमें बड़ी ही सूझबूझ से फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। तुम लोगों को इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना है, बल्कि तुम्हें ये पता लगाना है कि वो शख्स कौन है, आखिर उसे बंदूक चलाना किसने सिखाया, वो कहाँ पला बढ़ा और किसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। अगले सीन में हम इलेनोर को किचन में देखते हैं, जहाँ वो अपने साथी को बताती है कि मेरी नजर में ये खूनी कुछ और है। तभी वहाँ लेमार्क आ जाता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा नजरिया क्या है, जिस पर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि ये खूनी वहाँ लोगों का खून करने के लिए नहीं गया था, बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए आया था। इसलिए वो ये काम दोबारा करेगा, क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आ रहा है। अगर उसे ऐसा करने में अच्छा ना लग रहा होता तो वो इतने लोगों को ना मारता, बल्कि सिर्फ एक दो में ही रुक जाता। फिर लेमार्क कहता है कि अगर ऐसा है तो उसने 29 लोगों को ही क्यों मारा, 50-60 लोगों को क्यों नहीं मारा। जवाब में इलेनोर कहती है, सोचकर देखिए, जिस तरह खाना खाकर हमारा पेट भर जाता है और हम उतना ही खाते हैं जितना हमारा मन करता है, ठीक इसी तरह इतने लोगों को मारने के बाद उसका मन भर गया था और उसे दोबारा भी भूख लगेगी और वो फिर से ये कांड करेगा। ये सुनकर लेमार्क इलेनोर से काफी इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन उसे एक कैफेटेरिया में अकेले मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ जैक भी मौजूद था। वो उन दोनों से कहता है कि मेरे ऊपर काफी प्रेशर है और मुझे आला अधिकारियों को जवाब देना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुलकर काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम दोनों से बेहतर इस समय मेरी नजर में कोई दूसरा ऑफिसर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आजादी देता हूँ कि तुम लोग अपने तरीके से इस कातिल के बारे में पता लगाओ और जो कुछ भी तुम्हें पता चले वो सब मुझे फौरन बताओ। अगले दिन से ऑफिस में सभी लोग उस बिल्डिंग से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी जानकारी इकट्ठा करने में लग जाते हैं। लेमार्क कहता है कि उसे बिल्डिंग से जुड़ी हर एक जानकारी चाहिए, जैसे कि उस बिल्डिंग में कब कौन आता था और जाता था, उस रूम में कौन सी कंपनी का ताला लगा है, किसने कब आकर वहाँ की साफ सफाई की। ये सारी डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। मीटिंग में जैक बताता है कि वहाँ पर केवल वाईफाई, टेलीफोन ये सब कुछ नहीं है और उस बिल्डिंग की पेंटिंग लॉकडाउन में हुई थी। वहीं एक और अधिकारी लेमार्क को जानकारी देते हुए कहता है कि कातिल के पास जरूर ढेर सारी चाबियों का गुच्छा था,
क्योंकि ताले पर काफी सारे निशान लगे हुए थे। गन की बुलेट से ये मालूम पड़ता है कि हत्यारे के पास SM-21 स्नाइपर है। पर दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि इस गन के बारे में किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। ये कुछ दशक पहले मिलिट्री में यूज की जाती थी, जिनमें से कुछ को तो नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ पुलिस स्टेशन पर जमा थी। न जाने ये उनमें से कौन सी है। अब वो सब लोग मीटिंग से बाहर निकलते हैं। लेमार्क इलेनोर और जैक को अपने साथ मुर्दा घर लेकर जाता है, जहाँ उन सभी लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जिन लोगों को उस हत्यारे ने अपना शिकार बनाया था। सभी की छाती या फिर सर पर ही निशान दागा गया था। इतना खतरनाक निशाना किसी फौजी का ही हो सकता है, जिससे ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि हो न हो वो शख्स कोई पुराना रिटायर्ड फौजी है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि ऑफिसर फ्रैंक को मुजरिम मिल चुका है। वो लोग फौरन फ्रैंक के पास जाते हैं। लेमार्क उससे पूछता है कि तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि वही असली खूनी है। फ्रैंक बोलता है कि ये बचपन में ही स्कूल जाना छोड़ चुका था। इसके अंकल ने इसे गन चलाना सिखाया था और इसके कई आतंकवादी संगठनों से संबंध भी हैं। और जब हमने इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और सभी को जान से मारने की धमकियां देने लगा। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा हम इसके खिलाफ क्या ही सबूत ढूंढे। फिर जब पुलिस वाले उस शख्स को पकड़ने के लिए बिल्डिंग में घुसते हैं तो वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये सब देखकर लेमार्को को काफी गुस्सा आता है। वो फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें उसके कमरे में सुराग के नाम पर कोई हथियार तो छोड़ो, एक पिचकारी भी हाथ नहीं लगी। तुमने कुछ और नहीं बल्कि एक बच्चे की जान ले ली। इसके बाद वो लोग उस रात मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता। हालांकि इस दौरान इलेनोर को एक पेंटर पर शक होता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती क्योंकि वो केवल एक शक था और शक के आधार पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी डेस्क पर जाती है और बिल्डिंग की फुटेजेस देखने लगती है। इसी बीच उसे बिल्डिंग के बाथरूम की फुटेजेस मिलती हैं, पर वो ये लेमार्को को नहीं बताती और अपने सबूत में इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि इलेनोर को लगता है कि वो एजेंसी के अलावा भी अन्य लोगों के लिए काम करता है। हालांकि ये रिपोर्ट सिर्फ लेमार्क के लिए थी, लेकिन इसे पढ़ने के बाद इलेनोर लेमार्को को बताती है कि मुजरिम को आयरन डिफिशियंसी है, साथ ही साथ मीट और प्रोटीन की भी। इस बात को सुनने के बाद लेमार्को को काफी गुस्सा आता है कि आखिर उसकी रिपोर्ट वो कैसे पढ़ सकती है और रिपोर्ट को छीनकर उसे काफी डांटता है। शाम को जब इलेनोर ऑफिस से अपने घर के लिए जा रही होती है तो लेमार्क अपनी गाड़ी उसके पास रोककर उससे माफी मांगता है और अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। वो उसके घर चली जाती है, जहाँ पर लेमार्क इलेनोर से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि इस शहर में आने से पहले वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी, यहाँ तक कि डॉक्टरों की वजह से वो आज जिंदा बची है। उसकी हालत कुछ वैसे ही थी जो आज उस कातिल की है। यही कारण है कि वो हत्यारे की हर एक चाल से वाकिफ है और उससे अपना कनेक्शन जोड़ पा रही है। लेमार्क उसकी बातों को ध्यान से सुनकर उसे समझाता है कि मेरे ऊपर काफी प्रेशर है, अगर एक भी हल्की सी गलती हो गई तो सारा नाम मेरा बदनाम होगा। ऐसे में अगर मैं तुम्हें डांट भी दूं तो मेरी बातों का प्लीज बुरा मत मानना। अगले दिन शॉपिंग मॉल में एक शख्स किसी दूसरे इंसान के कपड़े चुराकर पहनने लगता है। वो शख्स ये बात जाकर मॉल के गार्ड को बताता है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है। लेकिन वो आदमी बाथरूम से निकलकर फूड कोर्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पर लोगों के बचे हुए खाने में से सब्जियां और मीट हटाकर खाने लगता है। ढूंढते ढूंढते गार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, पर इससे पहले कि वो उसका बैग चेक कर पाते वो आदमी गोली चला देता है, जिससे कि मॉल में भगदड़ मच जाती है। उस समय इलेनोर SM-21 स्नाइपर की आर्म एक्सपर्ट के पास गई हुई थी, जहां एक बूढ़ा बोलता है कि मैंने बहुत सालों से ऐसी धमाकेदार स्नाइपर नहीं देखी, लेकिन ये अब तक की सबसे अच्छी बंदूकों में से एक है, जिसमें लोड करने में भी बड़ी आसानी होती थी और निशाना लगाना तो बाएं हाथ का खेल रहता था। इलेनोर उस शख्स से उन लोगों की डिटेल्स मांगती है जिन्होंने बीते कई सालों से उस गन को खरीदने की इच्छा जताई है। इस बीच उसके पास एक मैसेज आता है और पता चलता है कि बगल के ही मॉल में किसी अपराधी को देखा गया है। वो भागकर ऑफिस जाती है, जहां पर सभी लोग मॉल की CCTV फुटेज खंगाल रहे थे। हमें मालूम पड़ता है कि हत्यारे ने बाथरूम से निकलकर अपनी शर्ट को डस्टबिन में डाला और फिर डस्टबिन को एक ट्रक पर खाली कर दिया गया था। इलेनोर और जैक उस ट्रक का पीछा करते करते जंक यार्ड में पहुंचते हैं, क्योंकि उस डस्टबिन में मौजूद उन कूड़े में से वो चीज ही उन्हें हत्यारे तक पहुंचा सकती थी। हालांकि ये काम घास में सुई ढूंढने के बराबर था, पर इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। आखिरकार उन्हें वो कपड़े का पैकेट मिल जाता है, जिसे लेकर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर नाथन लेमार्क की क्लास लगा रहे होते हैं,
जिससे वो इतने प्रेशर में आ जाता है कि उस बेचारे की तबीयत बिगड़ जाती है। तभी टीवी पर एक आतंकवादी संगठन का वीडियो वायरल होता है जो लोगों पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हैं और बड़े ही खौफनाक अंदाज में सबको धमकी देते हैं कि अभी और भी ऐसे कांड होने बाकी हैं। खुदकिस्मती से जैक उन लोगों के फोन को टैप कर लेता है। सभी उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इलेनोर लेमार्क को बताती है कि उसे नहीं लगता कि वो लोग असली खूनी हैं। वो सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए शायद हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर लेमार्क ऐसी नाजुक हालत में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो उन गुंडों को एक गैस स्टेशन के पास घेर लेते हैं। इलेनोर और जैक गैस स्टेशन के अंदर जाकर सभी लोगों को धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकालते हैं। तभी गुंडों को उन पर शक हो जाता है और आपस में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के अलावा 3 बदमाश भी मारे जाते हैं। आखिरी बदमाश जो बच गया था वो कहता है, हमने तो ये वीडियो मजाक के लिए बनाई थी ताकि थोड़ा नाम कमा सके। हमें क्या पता था कि ये इतनी भारी पड़ने वाली है। यानी कि दोस्तों, इलेनोर का शक सही था। ये भी असली कातिल नहीं है। पर मुसीबत यहीं पर खत्म होने वाली नहीं थी। जांच एजेंसी के सीनियर अधिकारी ने लेमार्क की लापरवाही के चलते पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया था। उस रात इलेनोर, जैक और लेमार्क काफी मायूस थे। वो लोग पूरी रात शराब पीते हैं और दोनों लेमार्क को दिलासा देते हैं। लेकिन लेमार्क को अच्छे से मालूम था कि ड्यूटी के वक्त सीनियर अधिकारी ऐसे ही अपने छोटे अधिकारियों को यूज किया करते हैं। उसके 30 साल के करियर को उन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया था। इलेनोर भी लेमार्क के सस्पेंशन से काफी दुखी थी। ये बात उसको भी चुभ रही थी। उसकी मानसिक हालत फिर से बिगड़ रही थी और वो अपनी जान लेने के लिए बाथटब में लेट जाती है। पर तभी उसकी नजर बाथरूम की खराब पड़ी सीलिंग पर जाती है और उसे पेंटर की याद आती है, जिसके ऊपर वो इंटेरोगेशन के दौरान शक कर रही थी। इलेनोर बिना समय गवाए अकेले ही पेंटर के घर पहुंच जाती है और बड़ी कड़ाई से उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन वो फिर भी बताने को तैयार नहीं था। जिसके बाद उसकी बीवी आ जाती है और कहती है कि अब तो सच बता दो। आखिरकार पेंटर सच बोलने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ जैक और लेमार्क भी आ जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि 2 साल पहले मुझे उस बिल्डिंग में पेंटिंग का काम मिला था, पर कभी कभी मैं काम बहुत ज्यादा उठा लिया करता था, जिसकी वजह से मुझे कुछ लोगों की जरूरत थी और वो गैर कानूनी तरीके से उन लोगों को साइट की चाबी और खाने के लिए कुछ सामान दे दिया करता था, जो बेहद कम कीमत पर इस काम को अंजाम देते थे। कुछ इसी तरह मैंने एक शख्स को वहाँ पर काम के लिए रखा था, जिसका नाम डीन था। ये आदमी सबसे काफी अलग था। वो बहुत शांत, लंबा चौड़ा और मीट से बिल्कुल दूर रहता था। जब मैंने उससे पूछा कि वो मीट क्यों नहीं खाता, तो उसने बताया कि वो पहले बूचड़ खाने में काम किया करता था, जिसके कारण उसे मीट से नफरत हो गई। हालांकि मैं चाहता तो ये बात आपको पहले भी बता देता। अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो कातिल मेरे परिवार को मेरी गैर मौजूदगी में चोट न पहुंचा दे। अब लेमार्क एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है और उस पेंटर के कहे अनुसार उसकी तस्वीर बनवाता है और शहर के सभी बूचड़ खानों को खंगालने लगते हैं। यहाँ उन्हें रामोना नाम की एक महिला मिलती है जो उस शख्स को पहचानती है और कहती है कि मैंने इसके साथ कुछ साल पहले यहीं पर काम किया है। वो बताती है कि उस आदमी का नाम डीन है और उसके पते के साथ साथ बाकी अन्य जानकारियां भी उन्हें दे देती है, जैसे कि उसके पिता यूएस रेंजर में शूटर थे। यकीनन उन्होंने ही उसे बंदूक चलाना सिखाया होगा और तो और उसके पास जो हथियार पड़े हैं वो भी उसके पिता के ही होंगे। जिसके बाद वो सभी डीन के घर पहुँचते हैं। घर में दाखिल होने से पहले इलेनोर लेमार्क से बैकअप बुलाने के लिए कहती है, लेकिन लेमार्क ये कहकर मना कर देता है कि अब वो पहले जैसी गलती नहीं कर सकते, इसलिए हम तब तक बैकअप नहीं बुलाएंगे जब तक हमें पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि कातिल यही है। इतने में ही वहाँ डीन की माँ आ जाती है, जो पूछताछ में बताती है कि उसने कई दिनों से अपने बेटे को नहीं देखा, पर वो झूठ बोल रही होती है। वो डीन की पूरी कहानी बताती है कि उसके बेटे को बचपन में निशानेबाजी करते हुए सर में एक गोली लग गई थी, जिसके बाद उसे ठीक होने में पूरे 6 साल लगे और तभी से वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसके बिहेवियर में बहुत ही चेंज आ चुका है। उसे जहाँ पर भी खाली जगह मिलती है वो सो जाता है, कुछ भी मांग कर खा लेता है। उसे ऊंची आवाज और तेज रोशनी दोनों ही पसंद नहीं है। इन आदतों की वजह से मेरे पति ने उसे आर्मी में भी भेजने की कोशिश की, लेकिन सेना से भी उसे निकाल दिया गया। मेरा बेटा धीरे धीरे पागल होने लगा और फिर वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन लोगों से गुजारिशें करने लगती है कि तभी इलेनोर की नजर सामने सूख रही एक जैकेट पर पड़ती है और उसे दूर बने एक घर में किसी के होने का एहसास होता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक गोली झट से आकर लेमार्क को लगती है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। ये देखकर इलेनोर सहम उठती है। डीन की माँ उससे कहती है कि हिलना मत, वरना वो तुम्हें भी जान से मार देगा। और इलेनोर की बंदूक और उसका फोन लेकर अपने बेटे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये लोग तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने के लिए आए थे, पर तुमने ये क्या किया?
तुमने उन पर ही हमला कर दिया। अब तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चारा है, या तो तुम उनके साथ चले जाओ या फिर मेरे साथ आओ। और ये कहकर वो खुद को ही शूट कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद डीन अपनी राइफल के साथ इलेनोर के पास आता है और कहता है कि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो तुम कहोगी कि तुम मुझे बचाने आई हो, और मैं ये मान लूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। मैंने 200 से ज्यादा लोगों को मारा है। इलेनोर कहती है कि अगर मुझे तुम्हें मारने ही आना था तो मैं पूरी टीम के साथ आती। मैं तो बस तुम्हें समझाने आई थी कि तुम ये रास्ता छोड़ दो और हमारे साथ चलकर सरेंडर कर दो। जिस पर डीन बोलता है, कुछ लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, फालतू के शोर शराबे करते हैं, आखिर उन्हें क्या मिलता है? ये सब करके वो हमारे जैसे शांति प्रिय लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं। ऐसे लोगों के कारण प्रदूषण बढ़ता है और वो उन सभी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं जो उनकी कभी थी ही नहीं। ये आसमान, ये जानवर, ये क्या सब उनका है? ये तो प्रकृति का है, लेकिन वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि खुद को गोली मार के सब कुछ खत्म कर लूँ। मैं लोगों को और नहीं समझा सकता, पर तुम मुझे वादा करो कि मेरी लाश के बारे में किसी को भी खबर नहीं मिलेगी और मेरी माँ और मुझे, हम दोनों को यहीं पर जला दोगी। इलेनोर उसकी ये शर्त मान जाती है, पर इतने में वहाँ पर और पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डीन का खून खौल जाता है और वो इलेनोर पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसे घसीटकर वो अपने सामने वाले घर के बेसमेंट में छुपा देता है। इलेनोर डीन को कहती है कि तुम्हारे पास अब भी समय है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बाहर बम लगाने की तैयारी करता है। वो जैसे ही बटन दबाने वाला होता है, तभी इलेनोर उसके गले में काट लेती है, लेकिन तब तक रिमोट दब चुका था और बाहर जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद हम घर के बाहर जाते हुए डीन को देखते हैं। इलेनोर भी खुद को उसके चंगुल से छुड़ाकर बाहर आती है, जहाँ पर उसे जैक मिलता है। उधर डीन चलते चलते बहुत दूर चला गया था। थक हारकर वो एक बिल्डिंग की दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है। कुछ मिनटों बाद वहाँ पर ढेर सारे पुलिस बल पहुँच जाते हैं और वो उसे ढूंढकर वहीं पर गोलियों से छलनी छलनी कर देते हैं और कुछ इस तरह वो खूंखार हत्यारा मारा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑफिसर नाथन इलेनोर को एक पेपर पर साइन करने के लिए देते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि इस केस को राज्य सरकार ने और FBI ने मिलकर सुलझाया है। इसके अलावा उस घर में क्या हुआ, ये बात वो किसी से भी उजागर नहीं करेगी और इसके बदले उसे एजेंसी में एक परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये देखकर इलेनोर नाथन से कहती है, अगर ये मेरे चुप रहने और लेमार्क की जान के बदले में है, तो मुझे इस नौकरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो नाथन उससे पूछता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि लेमार्क को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिया जाए और उसकी सारी पेंशन उसके परिवार वालों को मिले। साथ ही साथ मैं एक स्पेशल एजेंट के तौर पर काम करना चाहती हूँ। नाथन ये सारी शर्तें फौरन मान लेता है, जिसके बाद इलेनोर दस्तावेजों पर सिग्नेचर कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।